हेलो बच्चा, वेलकम बैक। कैसे हैं? एकदम झक्कास। तो मस्त चल रही है एग्जाम आपकी? ठीक है। तो जैसा कि आप ट्रेंड से ऐसा पता चल रहा है कि बहुत ही आपका सवाल में इतने ज़्यादा आपको फिजिक्स की अगर बात करें तो इतना ज़्यादा उसका जो है ना आपका आपको कॉन्सेप्ट वगैरह यूज नहीं करना, फॉर्मूला है याद है तो फटाफट आपका हो जा रहा है सवाल। ठीक है। कुछ कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ता है किसी सवाल में ज़्यादा, है ना। मोर ओवर जो है ना इसका जो लेवल्स मैं कहूँगा, जो आपका जो लो लेवल से लेके सब मॉडरेट लेवल में फॉल करने वाला सवाल है ना। हार्डली अभी जो जो ट्रेंड ऐसा देखा गया है कि 27 को जो हुआ पेपर जो 29 को हुआ पेपर, मोर ओवर जो है ना लेस, मोर ओवर जो है ना सेमी पेपर है। ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा है ना उसमें आपको दिमाग यूज ही नहीं करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ फॉर्मूला रिवाइज करके जाइए, फॉर्मूला रिवाइज करके जाइए। ठीक है। फॉर्मूला जितना आप रिवाइज करके जाएंगे उतना ज़्यादा जो है ना आपको आप इस चीज़ को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। मेरी सलाह मानिए तो फिजिक्स को पहले आप अटेम्प्ट लीजिए, फिर जाकर आप केमिस्ट्री को लीजिए, फिर जाकर मैथमेटिक्स लीजिए। क्योंकि मैथमेटिक्स अभी तक के जो ट्रेंड के हिसाब से ऐसा देखा जा रहा है कि मैथमेटिक्स टफर आ रहा है ना। ये 29 जैन की भी जो पेपर आया उसमें भी मेरे भी बच्चे अभी जो एग्जाम दे के आया है उसने 8 सवाल को ऐसा छोड़ दिया। ठीक है। हालांकि उसने जो उसमें जो टाइमिंग दिया आपको 100 मिनट्स का टाइम सिर्फ मैथ्स में दिया, फिर भी उसने उसको जो है ना 8 सवाल उसको छोड़ना पड़ा। ठीक है। तो ट्रेंड जो इस तरह से आ रहा है कि फिजिक्स को आप जल्दी से क्विकली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है। ठीक है। तो तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्या है? ठीक है। 29 जैन है ये, मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर है। ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। थोड़ा सा कंपाइल करने में इसमें टाइम जाता है। ठीक है। इसलिए थोड़ी लेट से सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन ये परफेक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 100 kg मूव्ड अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल सरफेस 10 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक स्टार्टिंग पॉइंट बना लेते हैं। यहाँ से सीधा बन जा, 100 kg का ब्लॉक है। ठीक है। इसका नॉर्मल ऊपर की ओर लग रहा होगा। ये 100 kg इसके नॉर्मल ऊपर लग रहे होंगे और इसके mg नीचे लग रहा होगा। तो सिंपल यहां से इसको चलना है कितना, ये बोला कि इसको चलना है 10 मीटर। इसको लेट से यहाँ पाना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो दिया है अपने को 10 मीटर। बस हो गया अपने पास। जो फोर्स इसमें लग रहा होगा पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जिसकी वैल्यू अपन लिखेंगे क्योंकि ये मूव कर रहा है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो अपन क्या लिखेंगे? म्यू एम जी। ठीक है। वर्क लिखना है तो अब दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, फोर्स पीछे लग रहा है, तो मतलब माइनस ऑफ म्यू एम जी कॉस ऑफ, अच्छा कॉस ऑफ क्यों, माइनस तो लगा ही लिया तो कॉस तो हो गया, उसमें नेगेटिव साइन ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू एस। तो बस वैल्यू पुट कर दो। म्यू का वैल्यू 0.4 दिया गया है आपको, एम का वैल्यू मास, जी की वैल्यू की बात नहीं किया तो आप 9.8 लेंगे। ठीक है। और m तो है 100 और s आपका 10। तो इसको आप थोड़ा सा कट पिट करोगे तो ये पॉइंट तो पूरा ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है। तो अपने पास ये 832 बाकी दो 392 इतना जूल जो है ना आपका क्या आ जाने वाला, वर्क आ जाने वाला। हो गया ख़त्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोला पार्टिकल एग्जीक्यूटिव एसएचएम में मोस्ट कॉमन सवाल, जनरली क्लास में डिस्कस किए जाते हैं ऐसे सवाल। ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि पार्टिकल एसएचएम को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ एरिना बना दो। यहाँ पर आपका मीन पोजीशन x इक्वस टू 0 है। यहाँ पर आपका एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वस टू प्लस ए x इक्वस टू प्लस ए। तो यहाँ पे x इक्वल टू
प्लस ए, ठीक है। एक्स इक्वस टू यहाँ पे प्लस ए हो गया, यहाँ पे एक्स इक्वस टू यहाँ पे माइनस ए हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है कि रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी, अपने को पता है कि जो एसएचएम करते हैं टोटल एनर्जी इसकी होती है, टोटल एनर्जी अपन लिखते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे, जब यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट करते हो एक्स इक्वस टू प्लस ए बाई 3 पे। अपने को पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना है, ए बाई 3, उसका स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर बाई 9, मतलब ये क्या आ जाने वाला है आपका, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे 8 ए स्क्वायर डिवाइड बाई 9। अब देखो ये दोनों को रेशियो ले लो, रेशियो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ये कैंसिल हो चुका है, अपने पास क्या बचा, ये 9 डिवाइड बाई 8, ठीक है। 9 डिवाइड बाई 8 ये आपका ऑप्शन आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, कुछ भी नहीं है सवाल में, देख रहे हैं आप, है ना। इसमें क्या करना है अपने को, इसमें आई का वैल्यू अपने को दिया गया है, ठीक है। चार्ज फ्लोन इन 20 सेकेंड, अपने को पता है कि इंस्टेंटेनियस करंट अगर आपको दिया गया है ये, तो अपन इसको लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू आई। तो अपने को डी क्यू इक्वल्स टू क्या करेंगे, आई इंटू डी टी, आपको इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पे, कितने समय 0 पे चार्ज इसका 0 था, है ना। आपको डिफरेंस ही पूछा Q1 और Q2, और यहाँ पे चार्ज Q ले लेते हैं, समय कितने 20 सेकेंड में। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर, इंटीग्रेट कर दीजिए, 20, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 20t प्लस 3/2 टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे 0 से लेके 20। चलो भाई 20 पुट कर देंगे तो यहाँ से आ जाने वाला है, 20 पुट करेंगे तो 400 प्लस 3/4, यहाँ पर भी 400, लोअर लिमिट पुट करने के बाद ये 0 ही आ जाने वाला, तो ये 4 ने 4 को हटाया 100, और वही प्लस 400, ये 500 आना चाहिए, नहीं ये आपका, हाँ 700 कूलम चार्ज होना चाहिए। इसमें ऑप्शन तो एक भी मैच नहीं कर रहा है, या फिर बच्चों ने जो मेमोरी बेस्ड सवाल बताया वो गलत बताया होगा। ये इस तरह से अपन ये करते हैं इसको सॉल्व में, 20t 3/2 ऑलरेडी है, टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ये है ना, ये सही है ना। हो सकता है इसमें जो ऑप्शन है ना वो गलत दिया गया हो, ठीक है। तो 700 ये तरीका है आपको ये सॉल्व करने का ना, आई इंटू डी टी करेंगे 20t प्लस 3/2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अगर यही सवाल है तो इसका आंसर 700 कूलम आ जाने वाला है, ठीक है, क्यू की वैल्यू, ठीक है। हमें नहीं पता कि ये मतलब जो है एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, तो ये जो क्वेश्चन जो बच्चों ने बताया उसके हिसाब से इसमें आंसर हमने इस पर टिक कर दिया, ठीक है। अच्छा एक मिनट इसको चेक कर लेता हूँ, 20t, हाँ टी का स्क्वायर 3/4 कर दिया, 20 का स्क्वायर मतलब 400, 3/4 ये 300 प्लस 400, ठीक है 700, ठीक है ओके। यही इसका इस तरह से अपन करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है, B.DA है ना, जैसा कि जैसा मेरे को सवाल मिला मैं यहाँ पर आया और आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ ना, मैंने इसको पहले देखा भी नहीं कि कैसा सवाल था, ठीक है। तो अब देखिए B.DA मतलब क्या है, ये जैसे कि E.DA होता है ना, E.DA गॉस लॉ में ये होता है B.DA, जो मतलब गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की कहानी होती है, मतलब ए का ऑप्शन आपका Q आ जाने वाला है, ए का Q, E.DA Q डिवाइड बाई ये गॉस लॉ है, कहाँ गया कोई गॉस लॉ है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये इसका एस आ जाने वाला है। B.DL एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है, ये इसका आर ऑप्शन हो चुका है। ये E.DL मतलब किस में चला जाएगा, फैराडेज एंड लेंज लॉ, ये आपका पी ऑप्शन आ गया। तो कोई है QSRP, बस फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया आपका। बहुत ही आसान सवाल पूछे जा रहे हैं, ये सारा इक्वेशन अगर आपको याद रहता है तो ये आराम से कर पाते, ठीक है। In the following circuit, the resistance of a square loop ABCD is 16 ohm. Find the voltage across the capacitor in a steady state. हाँ एक इसमें अपन ये करते हैं कि स्टेडी स्टेट्स में जो क्या होता है, स्टेडी स्टेट्स में आपका
जो कैपेसिटर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होता है, कैपेसिटर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो अगर नहीं होगा तो इसका मतलब ये तो कुछ सर्किट में है ही नहीं, इसका मतलब ये तीनों जो है कि क्या हो गए सीरीज में, इसके साथ ये जो रेजिस्टेंस है वो आपका पैरेलल में हो गया। अगर ये 4 है तो 16 है तो 4 ओम हो जाने वाला है, ठीक है। ये तीनों सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 प्लस 4 16, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 3 ओम आपका ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। और 1 ओम यहाँ पे है, इसका मतलब टोटल करंट इस जो सर्किट से फ्लो हो रहा है ये कितना 9 वोल्ट इसका वोल्टेज दिया गया था, 9 डिवाइड बाई 4, इतना वोल्ट आपको है ना ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे आपका 9 वोल्ट है, तो यहाँ से कोई रेसिस्टर नहीं है, तो इसका मतलब ए वाले पॉइंट तक आपका कितना आ चुका है वोल्टेज 9, ए वाले पॉइंट तक आपका 9 वोल्ट आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं करंट कैसे बटेगा इसमें। अपने को पता है कि करंट जो है ना पैरेलल में, ये दोनों तो ये 12 ओम और ये 4 ओम इधर दोनों तो पैरेलल में, अपने को पता है पैरेलल में करंट इन्वर्स रेशियो में बढ़ते हैं, इन्वर्स रेशियो में। अगर मान चलिए कि 4 ये 12 वाले में आपको चाहिए करंट, तो कितना आपको लिखना पड़ेगा, ये वाला रेसिस्टेंस 4 डिवाइड बाय क्या करेंगे अपन टोटल 16 इंटू 9/4, ये एम्पियर है, एम्पियर वोल्ट नहीं, 9/4। तो ये 4 ने 4 को हटाया तो अपने को आई का वैल्यू आ चुका है, आई का वैल्यू 9 डिवाइड बाई 16 एम्पियर, 9 डिवाइड बाई 16 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे 9 वोल्ट आया, इसका मतलब यहाँ तक चलते सी वाले पॉइंट तक अगर हम देखेंगे कितना वोल्टेज का ड्रॉप कर लेगा, वोल्टेज एट सी 9 माइनस आई आर, आई का वैल्यू 9 डिवाइड बाई 16, और आर कितना भाई, आर कितना ये यहाँ से यहाँ तक चलने वाले अपन, कितना हो जाएगा आर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 8 ओम, ठीक है 8 ओम, इसको कट कर लो 2, ये अपने पास आ जाने वाला है 9 18 मतलब 9/2, ठीक है। आई आर, हाँ ठीक है, ये अपने पास वी सी आ चुका है, वी सी आ चुका है। अच्छा वी सी की वैल्यू आ गई 4.5, इसका मतलब सी वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या आ गया 4.5। आपको पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछा था कैपेसिटर के अक्रॉस, यहाँ 4.5 वोल्ट है, यहाँ पर 9 वोल्ट है, इसका मतलब इसका डिफरेंस लेंगे तो 4.5 वोल्ट आ चुका है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ये सवाल में क्या पूछ रहा है, इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज सेम एज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 25% ऑफ स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इन वैक्यूम। ईएम वेव्स मतलब जैसे कि लाइट है कि ईएम वेव्स में आएगा तो इसकी स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वो ये बोलता है 25% है इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन लिख सकते हैं यहाँ से, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 3 इंटू 10⁸ इसका है 25% है, तो 25 से 4 टाइम्स में गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 30 इंटू 10⁻7 डिवाइड बाई 4, इसका मतलब 7.5 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन की स्पीड है। और यहाँ पे बोल रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब लिखेंगे लेमडा डिवाइड बाय लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बोलता है लेमडा ऑफ फोटोन, दोनों बराबर है। अपने को पता है फोटोन की एनर्जी जो होती है ये होता है P इंटू सी, P है मोमेंटम ऑफ फोटोन, सी है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ से अपन ये कर सकते हैं कि H डिवाइड बाय 2m के काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से अपन लिखेंगे H डिवाइड बाय P लिख लेते हैं मोमेंटम, क्योंकि यहाँ P का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो H ने H को मारा, यहाँ से P का वैल्यू आ चुका अपने पास √2mE/ke, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 2me, इसकी वैल्यू हाफ me इंटू v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये 2 ने 2 को मारा, me स्क्वायर और यहाँ पे c से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाने वाला आपके पास, तो यहाँ से आपके पास सॉरी ये E=P/c होता है ना, ये P/c होता है, मोमेंटम डिवाइड बाई c, तो मोमेंटम की वैल्यू अपने पास ये आ चुका है, और मोमेंटम की वैल्यू 2m के आ चुका है, और c से डिवाइड करेंगे ना कि मल्टीप्लाई करेंगे,
कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अपने को डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे सी से, तो क्या आ जाने वाला है अपने पास, एम ई स्क्वायर वी ए स्क्वायर है, तो एम ई इंटू वी ई डिवाइड बाय सी ये सारा वैल्यू पुट कर दीजिए आप, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय ये सी कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाने वाला है, ये एनर्जी का, अच्छा एनर्जी ऑफ ये क्या आ चुका है, एनर्जी ऑफ अपने पास, एनर्जी ऑफ ये तो आया अपने पास, फोटोन की एनर्जी आ गई, ठीक है। अपने की रेशियो ढूंढना है भाई, रेशियो ढूंढना है, तो फिर जाके ये तो अपने को करना पड़ेगा, रेशियो ऑफ, क्या था सवाल, जस्ट अ सेकेंड, क्या सवाल है अपने पास, हाँ सवाल ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द फोटोन, ये तो फोटोन की एनर्जी आ चुकी है, फोटोन की एनर्जी आ चुकी है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा अपने पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन लिखेंगे के ई इक्वल्स टू ये हाफ एम वी ई स्क्वायर, के ई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ एम ई इंटू वी ई स्क्वायर, बस ये हो चुका है अपने पास, यहाँ डिवाइड कर दीजिए आप, यहाँ डिवाइड कर देंगे, हाफ एम ई वी ई स्क्वायर, एम ई वी ई स्क्वायर डिवाइड बाय ये एम ई वी ई बाय सी, वी ई बाय सी, तो ये से इसको कट कर दो, और ये आपका वी ई, एक वी ई ख़त्म हो चुका है, अपने पास बचा वी ई बाय 2 टाइम्स ऑफ सी, वी ई की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, वी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, और सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ पुट कर देंगे, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ चुका है, ठीक है, आंसर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देने का सारा वैल्यू 7.5 इंटू 10⁻7, 2 इंटू 3 इंटू 10⁸, इसको कट पिट कर लो, आपके पास आंसर आ चुका है, ठीक है। 3 से इसको कट कर दो, कितना आ जाएगा 2.5, इसको फिर जाके ये शायद ये 8 टाइम्स में 0.8 टाइम्स में कट जाएंगे, तो 1/8 आपका आंसर आ चुका, बस खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। पीवी ग्राफ ऑफ द गैस इज ऑन, फाइंड द वर्क डन बाय गैस। अच्छा पीवी ग्राफ का अपने पास वर्क क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, इसके अंदर का एरिया निकाल लो भाई, इसके अंदर का जो एरिया होगा वही तो वर्क के बराबर होएगा, तो अपन हाफ इंटू क्या कर लेते हैं, इसमें है आपका 7 - 3 है, मतलब 4 मीटर क्यूब, यहाँ पे आपके पास ये 8000 माइनस ऑफ 4000 क्या है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको आप कन्वर्ट कर लो, डाइन मतलब क्या 10⁻, इसको -5 लिखेंगे मीटर स्क्वायर में, न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए, और सेंटी मतलब 10⁻⁻⁴ माइनस ऑफ 4 कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा 10⁻⁻⁵ तो कितना आ जाएगा ये, इसको माइनस ले लीजिए, 8000 माइनस 4000 मतलब 4000 इंटू 10⁻⁻, इसका वैल्यू क्या आ जाने वाला -5 इंटू 10⁻⁻⁴, तो +4 ना -1 ये आ जाने वाला है 2, और यहाँ से एक 0 इसने खा गया, तो मतलब 800 जूल आ गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान सवाल पूछ रहे हैं, देखिए आप आराम से कर पाएंगे, अगर आपको फॉर्मूला सिर्फ याद है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे। आगे इसमें क्या बोल रहा है, चलिए इसको भी देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस है मेड ऑफ ग्लास, इतना हैज फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस बना लो यहाँ से इज्जत से, चलो ये कॉन्वेक्स लेंस, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.5, ठीक है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कैप्ट इन एयर में रखा है, तो इसका अपने को पता है कि एफ होता है म्यू -1 1/r1 माइनस ऑफ -1/r1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1/20 है, 20, इसकी वैल्यू दिया गया 1.5, मतलब ये पुट करेंगे तो 1/2 आ चुका है, यहाँ पे 2/r आ चुका है, तो 2 ने 2 को मारा, यहाँ से 1/r की वैल्यू 1/20 है, ठीक हो गया जी। अच्छा अब इसको पुट कर देते हैं इनसाइड ए फ्लूइड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, तो बस 1/f(L) इसकी भी लिख लेंगे, तो कितना किस में पुट कर रहा है 1.5 डिवाइड बाय 1.6 माइनस ऑफ 1, इसको भी फिर से 1/r1 माइनस ऑफ -1/r1, तो मतलब 2/r यहाँ पे पुट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी है, पॉइंट को हटाया, तो मतलब -1/16, और 2/r की वैल्यू
2/r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास 1/10 आ चुका है। मतलब एफ एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -160 सेंटीमीटर। बस 160 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे अपन। अच्छा ये क्या पूछ रहा है भाई, ग्रेविटेशन से सवाल पूछा है इन्होंने, क्या पूछा है इसमें। अरे हा। चलो भाई, ये पूछा है रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, कोई बात नहीं, ठीक है। पार्टिकल हैज इक्वल वेट्स एट डी डिस्टेंस बिलो एंड सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो वेट है W1, डी नीचे जो वेट है W2, ये दोनों बराबर है, W1 इक्वस टू W2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं mg1 इक्वस टू mg2, mg2, m से m को हटा दो, g1 और g2 की वैल्यू को कंपेयर कर दो। g1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस पे है, तो अपन लिखेंगे g डिवाइड बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, एच के जगह पर अपने क्या है डी, डी डिवाइड बाय आर का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखते हैं, जी इंटू 1 माइनस एच बाय आर, एच की जगह पर डी है, डी डिवाइड बाय आर, जी ने जी को हटाया, बस इसको सॉल्व ही करना है, अपने को सॉल्व ही करना है। तो अब देख लो कैसे सॉल्व करोगे। ये वहाँ यहाँ से अपने पास सॉल्यूशन, इसको 1 प्लस डी बाय आर का स्क्वायर है, 1 माइनस डी बाय आर कर लेते हैं, और फिर जाकर 1 प्लस डी बाय आर इक्वस टू 0 कर लो, 0 कर लो। तो यहाँ पर आपके पास आ जाने वाला 1 माइनस डी स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ से अपने पास 1 प्लस डी बाय आर है, डी बाय आर इक्वस टू 0। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से अपने पास ही इसको अगर अपन 0 करेंगे तो आर का वैल्यू, हाँ यहाँ से अपन 1 प्लस ये डी बाय आर आ चुका है, डी डिस्टेंस बिलो द सरफेस एंड डी डिस्टेंस अबव इट, अबव द सरफेस, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास 1 इक्वस टू डी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ चुका है, डी की वैल्यू आर के बराबर, ये तो डी का वैल्यू आर के बराबर आ चुका है ना, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, हो गया। बस ये एम जी, यहाँ mg1 इक्वस टू mg2 कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया था, डी का वैल्यू आर के बराबर आ चुका है, बस खत्म। अब तो इसमें कुछ करना ही नहीं था। ये क्या था सवाल भाई, मेरे को लगा कुछ हाई फाई सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसमें क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ द फ्लो स्पीड ऑफ अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ विंग्स आर 70 मीटर पर सेकेंड एंड 64 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली ऑन एन एरोप्लेन विंड टनल, व्हाट इज द लिफ्ट फोर्स ऑन द विंग्स, एरिया ऑफ विंग्स इतना। अच्छा ये ऐसा बोल रहा है कि ये तो हो गया आपके पास जो फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल, बर्नौली थ्योरम्स का, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करने वाले हैं, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वस टू, सेम हाइट पे होंगे लगभग, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, यहाँ पे P1 माइनस P2 कर लेते हैं, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस ऑफ V1 स्क्वायर। बस प्रेशर आ गया था आपके पास, फोर्स लिफ्ट फोर्स आपको ढूंढना, तो एफ एल इक्वस टू P1 माइनस P2 इंटू इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से अपने पास आ चुका है हाफ रो की वैल्यू 1.2 दिया गया है, और 70 का स्क्वायर माइनस ऑफ 64 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0.6 आ चुका है, 70 का स्क्वायर माइनस ऑफ 64 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर आपको अगर आता है तो यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, 70 का स्क्वायर 4900, यहाँ पे 4096 होता है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.6 इंटू यहाँ पे 804 आ जाएगी, इसकी वैल्यू माइनस करोगे तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 0.6 इंटू 804 इंटू 0.2, तो यहाँ पे 0.0, सॉरी यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन, हाँ तो यहाँ पर आपका आ चुका है 12 इंटू 804 डिवाइड बाय 100,
तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 के आसपास आता है, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बस ये क्या, कॉनकेव मिरर और रेडियस इतना साइज, इन्वर्टेड इमेज हाफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। तो इसमें ये बोल रहा है कि ये मिरर है, ये पोल रहा, ठीक है। ये बोल रहा है कि इसकी आर की वैल्यू दिया है 30, मतलब एफ का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉनकेव मिरर है तो माइनस में ले रहे तो -15 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन की बात कर रहा है, मतलब -v/u होता है और इसी को अपना लिखते हैं HI/HO। तो -v/u ये बोल रहा है कि हाइट ऑफ इमेज इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे अगर x/2 है तो यहाँ पे x है, इसका मतलब 1/2। तो v का वैल्यू आपके पास सीधा आ गया -u/2, -u/2। यहाँ पुट कर दो मिरर फॉर्मूला, 1/v -1/u इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ पर आपके पुट करेंगे -u/2 ऊपर चल चुका है, -1/u इक्वल्स टू -1/15। ये अपने पास -3/u इक्वल्स टू -1/15 आ चुका है। तो u की वैल्यू कितनी आ चुकी, 15 × 3 45 सेंटीमीटर। कोई ऑप्शन है, ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत ही आसान सवाल पूछ रहे हैं, आगे देखिए। अच्छा, ये गैल्वेनोमीटर, ये आपका किससे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से लग रहा है सवाल है ना, हाँ उसी से है। तो गैल्वेनोमीटर में क्या बोल रहा है कि a galvanometer shows deflection corresponding to 25 divisions when the certain current is passed. The deflection becomes 5 divisions when the galvanometer is shunted with the 24 ohm. Find the resistance of the galvanometer, ठीक है। अच्छा, डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, जितना ज़्यादा करंट बहेगा उतना ज़्यादा उसमें है ना डिफ्लेक्शन शो होगा। तो जब इसमें आपने शंटिंग कर दिया, इसको शंटिंग कर दिया, ये आपका ये गैल्वेनोमीटर ये रहा, ठीक है। इसको आपने शंटिंग कर दिया, एक यहाँ पे शंट लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब अभी जो करंट इसमें टोटल आई जा रहा था, इसमें से इसमें करंट क्या हो गए 1/5 हो गया, मतलब यहाँ पे I/5 जाना स्टार्ट कर गया, ठीक है। ठीक है, इसमें कितना जाना स्टार्ट हो गया होगा 4I/5, 4I। अब यहाँ के ये कर लो S × 4I/5, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल को बराबर कर देते हैं, है ना। यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा S × 4I/5 इक्वल्स टू यहाँ पर आपका G × I/5। I/5 ने 5 को मारा, I ने I को मारा। अच्छा, G की वैल्यू गैल्वेनोमीटर का ही ये पूछा है ना, तो S की वैल्यू अपने को 24 दिया है और × 4 G, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 96 ओम आ जाने वाला G का वैल्यू। G का वैल्यू कहाँ गया भाई, 96 है क्या, ये रहा 96। खत्म, आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आगे बढ़, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी सवाल पूछ रहे हैं, है ना, तो बाइंडिंग एनर्जी वाला है ना आपका थोड़ा सा देख के जाना है ना, बस इसमें कुछ नहीं करते हैं। ये बाइंडिंग एनर्जी के मैं पिछले सेशन मतलब जो है ना जो 27 वाला जो पेपर था उसमें मैं देखा था बाइंडिंग एनर्जी का सवाल पूछा था। तो ये जो डेल्टा ई का जो वैल्यू लिखते हैं अपना डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर कर दे, तो सी स्क्वायर अगर ये AMU में दिया गया मास है एटॉमिक मास यूनिट में, तो सीधा आप जो है डेल्टा एम को आप 931 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दिया भी है अपने को 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखो 2 डेल्टा एम मतलब क्या, जो लॉस इन मास हुआ वो कैलकुलेट कर लो। तो 2 ऑफ हाइड्रोजन का मास मतलब हीलियम का मास अपने को दिया गया ये 4.002603, ये सिर्फ कैलकुलेशन है ना, माइनस ऑफ ये टोटल मास। लिथियम का एक है मास आपको 6.015122 प्लस एक हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन का मास भी अपने को दिया गया है 2.014101, इतना मास दिया था। इसका डिफरेंस निकाल लो, बस डिफरेंस निकाल के ये मल्टीप्लाई कर देना आप, है ना, इसमें कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही सिर्फ। इसको अच्छे से तरीके से आपको डिफरेंस लेना है और इसमें 931.5 से मल्टीप्लाई कर देना, जो आपके आंसर आएंगे वो आपके आंसर होंगे, ठीक है। इसमें नहीं करने जा रहा, क्या ही सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेशन है। When a capillary tube is dipped in the cold water then the hot water, the height of water increases, ठीक है। तो अपने पास ये क्या है, क्या कह रहा है कि भाई एक कैपिलरी है, एक कैपिलरी है, इसको डिप कर दिया
पहले इसको जो है ना कोल्ड वाटर में डिप किया, फिर जाके उसको हॉट वाटर में डिप किया सिमिलरली। असर्शन रीजन वाला सवाल है। अच्छा, ये बोल रहा है कि इसमें नेग्लिजिबल चेंज इन डेंसिटी है एंड वाटर, तो इसमें और इसमें हाइट कुछ इसमें रेंज होंगे एच, तो एच की वैल्यू अपना लिखते हैं 2s cos थीटा डिवाइड बाय रो जी आर लिखते हो आप, रो जी आर लिखते हो, ठीक है। रो नहीं चेंज हो रहा है, इसकी रेडियस ये जो है कैपिलरी का जो रेडियस है आर, ये नहीं चेंज हो रहा है। लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ाने पे एस तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे सर्फ ये जो है आपके पास सरफेस टेंशन एस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि पहले आपने कोल्ड वाटर में डिप किया फिर हॉट वाटर में, तो हाइट इंक्रीज, हाइट तो इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गया होगा, इसका मतलब एस की वैल्यू इंक्रीज तो डिक्रीज हो गया, तो एच की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी हो गया, तो ये तो गलत हो गया है ना। वन कैपिलरी ट्यूब इन द हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर देन द हाइट ऑफ वाटर इंक्रीजेज, ठीक है। ठीक है, अब देखो कोल्ड वाटर में इंक्रीज करेंगे सरफेस टेंशन की वैल्यू बढ़ेगा, सरफेस टेंशन की वैल्यू जैसे बढ़ेगा आगे की ओर इसकी कैपिलरी राइज होगी, इसका मतलब ये इंक्रीज हो गया, तो ये गलत हो गया, ये ट्रू हो गया, तो 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू, बी इज योर करेक्ट ऑप्शंस। हाँ चलते हैं आगे, चलते हैं, क्या यार, ठीक है मजा आ रहा है। हाँ, गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस इतना है ना, फॉल स्केल फॉल नहीं होगा यहाँ, फुल होगा है ना, क्या, ठीक है ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपको ये दिया गया है इतना, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड टू क्रिएट, इसको एमीटर बनाना है, एमीटर बनाना है तो अपने को पता है एमीटर बनाने के लिए इसको पैरेलल में एक संट की रिक्वायरमेंट होती है, संट एस लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें करंट जा रहा है आपका फुल एक्सेल डिफ्लेक्शन करंट 3 मिली एम्पियर, 3 × 10⁻³ और इसमें कितने का बनाना है 8 एम्पियर का रेंज, इसका मतलब 8 टोटल है, तो इसका मतलब इधर से जो करंट जा रहा होगा 8 माइनस ये 3 × 10⁻³ अब ये दोनों के अक्रॉस फिर जाकर वोल्टेज को बराबर कर लो, एस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही जी के अक्रॉस होगा, तो एस इंटू 8 माइनस 3 × 10⁻³ इक्वल्स टू ये 3 × 10⁻³ इंटू जी। अब देखो इसकी वैल्यू काफ़ी कम छोटी है ना, 8 के रिस्पेक्ट में 0.003, तो हटा देते हैं इसको है ना, 40, ये एस तो कैलकुलेट करना है बाबूजी, एस तो कैलकुलेट करना है, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ तो ये आपके पास आ गया 0.003 0.003 और यहाँ पे 8 दिया गया इसका वैल्यू, डिवाइड बाई 8 कर दो, यहाँ पे आपके पास एस का वैल्यू आ चुका है, एस का वैल्यू 8 से 8 खत्म, 0.003 ये आपका आंसर, सॉल्व भी नहीं करना था ज़्यादा। हाँ आगे बढ़ते हैं, ये क्या, कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फेयर ऑफ रेडियस 4a हुज सेंटर इज एट ऑरिजिन, हाँ इसको ड्रॉ करना पड़ेगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ये आपके पास ये ऑरिजिन रहा, ये 0 0, ठीक है। ये बोलता है कि 2 चार्जेस लोकेटेड एट, ये 2 क्यों नहीं होगा, यहाँ 2a होनी चाहिए, यहाँ पर भी 5a होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका जो रेडियस दिया गया आपको 4a, तो एक तो 5q जो चार्ज है 2a पे है, 5q जो चार्ज है यहाँ पे इसके अंदर ही है, और जो 2q चार्ज है जो ये आउटसाइड है ना, 2q चार्ज जो है आपके ये आउटसाइड वाले पॉइंट में 2q चार्ज। फ्लक्स अपने को होता है क्या, फ्लक्स फाई जो अपन लिखते हैं q इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, q इनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी है 5q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो, 5q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है क्या, वो ऑप्शन है, बस हो गया, ए ऑप्शन आपका ट्रू होगा, ठीक है, ये इज राइट वन। चलिए आगे चलते हैं, आगे 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 आगे। अच्छा ये पूछ रहा है कि मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल अलोंग द एक्सिस एट ए डिस्टेंस इतना सेंटीमीटर, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो ये अपने पास है, इसका एनालॉगी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। एनालॉगी क्या है, इलेक्ट्रोस्टेट के साथ इसका एनालॉगी बैठता है ना। इलेक्ट्रोस्टेट में एनालॉगी क्या होता है, पोटेंशियल, मैग्नेटिक डायपोल है तो अपन क्या लिखते हैं वहाँ पे के पी डिवाइड बाय आर, बेसिकली के पी कॉस थीटा ऐसा लिखते हैं पोटेंशियल। यहाँ पे उसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि मैग्नेट है तो यहाँ पे वी एम लिख लेते हैं, के एम, अच्छा ये अलोंग द एक्सिस है तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 हो चुका है, तो मतलब के एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, के एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अच्छा ये सारा वैल्यू दिया है आपको है ना, यहाँ पुट कर दो। मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल कितना दिया है 1.5
इंटू 10⁻⁻5। अच्छा k होता है 10⁻⁻7 इस केस में है ना, मतलब यहाँ k का वैल्यू बेसिकली म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई है और इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 लिखते हैं। बस यहाँ पे m का वैल्यू कैलकुलेट करना, r का वैल्यू 0.2 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तो 0.2 हो चुके होंगे इसके वैल्यू, तो 0.04। बस इसको आप इधर की ओर थोड़ा सॉल्व करो, 1.5 इंटू 0.04 ये इधर आ चुका है, तो 10⁻2 आ चुका है 100, मतलब ये m। इसने इसको भगाया 100 को, 1.5 इंटू 4 मतलब 6, यहाँ पे 6 आ चुका, 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। बस हो गया ख़त्म। तो ये था आपका है ना पूरा डिस्कशन ऑल अबाउट द जेई मैन 29 शिफ्ट का जो मॉर्निंग वाला जो शिफ्ट था ना उसका सवाल था, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे जो है आपका जो शिफ्ट जो नेक्स्ट शिफ्ट होंगे उसके सवाल के किस तरह के पूछे। मोर ओवर इसी तरह का सवाल पूछे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो है ना फॉर्मूला देख के जाओ, है ना। फॉर्मूला जितना ज़्यादा आपको ध्यान में रहेगा उतना ज़्यादा आप सवाल को अटेम्प्ट कर पाओगे, स्पेसिफिकली फिजिक्स की अगर अपन बात करें तो, ठीक है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स केमिस्ट्री भी आसान आ रहा है, बस मैथ्स में जो है ना मतलब ट्रेंड वही फॉलो हो रहा है कि आपके टफर सवाल थोड़ा ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं इसी तरह से आप जो है ना मचाते रहिए और बहुत अच्छे तरीके से काम होके पेशेंस रख के जो है ना आपको सवाल सॉल्व करना, ठीक है। खुद का शॉर्ट नोट्स जो बना है वो पढ़ के जाओ आप, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन, जो भी जिनका एग्जामिनेशन बचा हुआ है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, ओके।